हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का जो यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो को हमने अपलोड कर दिया अभी तक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आपको लास्ट तक देखना है और साथ में अंत में अपना स्कोर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ के अलावा बहुत सारी स्टडी मटेरियल वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट को देखिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, ये दोस्तों जितने भी यात्री होते हैं ना, वो सभी यात्री को आपको याद रखना होगा। कुछ यात्रियां जो होते हैं वो आप एग्जाम का पॉइंट बनते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यात्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ह्वानसांग है, फाहियान है, इब्न बतूता है और मार्को पोलो है। तो दोस्तों, यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात करें हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन जो है ना दोस्तों, इसके समय में जो आया था, ह्वेनसांग आया था। ठीक है, ह्वेनसांग दोस्तों किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। और ये कौन था? चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या बोलते हैं? यात्राओं का जो राजकुमार कहते हैं, ह्वेनसांग को ही कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें फाहियान की, तो फाहियान किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो फाहियान जो है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्हीं के दरबार में आपके कौन आए थे? फाहियान आए थे। इसे भी आपको ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करें इब्न बतूता की। दोस्तों, इब्न बतूता जो थे ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में भारत आए थे इब्न बतूता। अगर हम बात करें मार्को पोलो की दोस्तों, तो मार्को पोलो जो है ना, ये मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था। किसके समय में? तो मारवर्मन कुलशेखर, इनके समय में कौन आया था? मार्को पोलो आया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विशिष्टाद्वैतवाद है ना, इसके दर्शन जो है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक आपके पास है, ए नेशन इन मेकिंग। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इसका नाम क्या है? ए नेशन इन मेकिंग। और दोस्तों, जो वल्लभ भाई पटेल है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपने सुना होगा नेशन। ठीक है, जो नेशन पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वह है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एम जी रनाडे। तो एम जी रनाडे दोस्तों किससे संबंधित है? यहाँ पे हो जाएंगे। तो एम जी रनाडे की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह। एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? विधवा पुनर्विवाह। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह जो लेखक है, इसके लेखक कौन है? एम जी रनाडे है। और गोपाल कृष्ण गोखले की नाम बात करें दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन लिखा था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नेशन जो है ना, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था नेशन। ठीक है, और जो वल्लभ भाई पटेल है, इसने लिखा था कौन सी पुस्तक? तो भारत विभाजन। ठीक है, भारत विभाजन जो पुस्तक है, ये आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। साथ ही जो नेशन पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और विधवा पुनर्विवाह पुस्तक है, इसके लेखक हो जाएंगे एम जी रनाडे। और साथ ही आपके भारत विभाजन जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन में जो बी है हमारे प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन जो भारत आया था दोस्तों, ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है। और भारत में आने के बाद इसे गो बैक साइमन का नारा लगाया गया था, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे, 7 सदस्य, वो सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था।
अगला देखते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों, ये 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। साथ ही हम बात करें जलियांवाला बाग नरसंहार का, तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को इसकी मतलब कि ये होता है कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर में होता है। अगला देख सकते हैं हम लोग, चौरी चौरा घटना जो हुआ था, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। ये कहाँ होता है? तो यूपी के जो चौरी चौरा जगह है गोरखपुर में, वहीं पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, यानी कि एक का आंसर क्या होगा? बी होगा, और एक का बी कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहे थे यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये आपके संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के तहत जो है संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो शब्द कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखेंगे? एक है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें ये शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, आप कल के वीडियो में यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपको हम बताए थे कुछ अनुच्छेद, जिसमें से आर्टिकल जो 54 है, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें कौन कौन से भाग मतलब कौन कौन से शामिल होते हैं, आपको ये बतलाना है। देखिए, जब भी राष्ट्रपति के चुनाव की बात होगी ना, उसमें संसद जो होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही यहाँ पे होंगे। कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा पहली बार। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे राज्य विधानसभा है ना, इसके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, आपको ध्यान से रखना होगा। साथ ही यूटी जो है, यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपके दिल्ली आते हैं, पुदुचेरी आते हैं, उसके भी कौन से? तो निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और आपको यहीं पे फंसाया जाता है एग्जामिनर प्रश्नों को दे करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेंगे, जो पहला कथन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या होता है, आपके यूटी जो है आपके पास दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, कौन सा? दिल्ली और पुदुचेरी जो है, इसके भी क्या होने चाहिए? तो आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार जो कथन हमारे पास दोनों कथन है, वो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक जो होती है केवल लोकसभा में पेश की जाती है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन जो हमारे पास अनुच्छेद होता है आर्टिकल 110 के तहत जो है धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कोई जो विधेयक होता है वो धन विधेयक या नहीं है, उसकी निर्णय कौन लेता है? वो लेते हैं लोकसभा जी लेते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है। वही मतलब क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ बात हो गई। अब कह रहा है यहाँ पे कि धन विधेयक को लोकसभा में पारित कर देते हैं, तो उसको राज्यसभा में भी ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो राज्यसभा में एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे जाएगा, लेकिन दोस्तों राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती, उसको वापस लौटाना पड़ेगा। वापस कितने दिन लौटाएगा? तो 14 दिन के अंदर में उसे वापस करना होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? आपको दोस्तों हम बताए थे अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की वर्णन की गई है, और ये कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर हम बात करने किसकी? शहरी स्थानीय निकाय की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो वो जो संविधान संशोधन था वो था हमारे पास 74वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों कब होता है? हमारे पास 1992 में होता है, और इसके तहत जो है ना शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? देखिए, अवसादी चट्टान जो है ना, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चट्टान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर है, स्लेट है, ग्रेनाइट है और लिग्नाइट है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास बलुआ पत्थर होता है, ये क्या होते हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा आप एक और ध्यान रखेंगे, जैसे कि चूना पत्थर, ये भी क्या होते हैं आपके? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण होते हैं। बलुआ पत्थर हो गया और चूना पत्थर हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण होते हैं।
ठीक है। और ग्रेनाइट दोस्तों जो होता है ना, ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट हो गया, ठीक है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया और डायराइट हो गया, डायरोइट हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, तो आपके आग्नेय चट्टान उदाहरण होते हैं। किसके? एग्नेस चट्टान जो होते हैं ना, आग्नेय चट्टान, उसके उदाहरण होते हैं। कौन सा? ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायराइट हो गया। अगर दोस्तों हम बात करें स्लेट का, तो स्लेट दोस्तों कैसे संबंधित होता है, तो ये आपके कायांतरित चट्टान जो होते हैं, कायांतरित, उसी से संबंधित होता है। कौन सा हमारे पास? स्लेट होता है, ठीक है। और हम बात करें लिग्नाइट का दोस्तों, तो लिग्नाइट दोस्तों जो होता है हमारे पास संबंधित होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बलुआ पत्थर। यही क्या होगा, आपके अब्सारी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा मानते हैं, यानी कि एशिया और यूरोप को जो अलग करता है, सीमा बनाती है, वो कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो उसका नाम है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला जो है ना, ये क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या कर सकता है, अलग करता है। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देख लीजिए। बारी दोआब निम्नलिखित से किस क्षेत्र में संबंधित है? देखिए दोस्तों, दोआब जो होते हैं ना, दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और दोआब जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे बारी दोआब है ना, इसी प्रकार से चाज होता है, बारी होता है, रचना होता है, विष्ट होता है। तो यहाँ पे बारी दोआब दोस्तों यहाँ पे है ही। एक होता है दोस्तों चाज होता है, ठीक है। जो चार्ज दोआब होता है ना, ये किसके किसके बीच स्थित है, तो चार्ज होता है झेलम और चुनाव के बीच में, झेलम एंड चुनाव के बीच में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या होता है हमारे पास, रचना होता है। रचना दोआब जो होता है ना, ये किसके बीच में होता है, चिनाब और राबी के बीच में होता है रचना, ठीक है। आगे हमारे पास है विष्ट दोआब। तो विष्ट दोआब किसके किसके बीच में होता है, तो ब्यास और सतलज के बीच में क्या होता है, तो विष्ट दोआब होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। देखिए ब्यास और सतलज में क्या होगा, बिष्ट होगा। तो ये क्या हुआ, किसका हुआ, तो ये बिष्ट का हुआ, ठीक है। अब रावी और चिनाब देखिए, रावी और चिनाब, रावी और चिनाब कहीं है क्या, नहीं है। चिनाब और रावी, हाँ रावी और चिनाब क्या है, ये रचना हो गया। किसका हो गया, ये रचना दुआब हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, चेनाब और झेलम की हम बात कर रहे हैं। तो चेनाब और झेलम के बीच दोस्तों किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेनाब और झेलम, ये होगा चाज दुआब। क्या होगा, चाज दुआब। अब बाकी दोस्तों ब्यास और रावी क्या हो जाएगा, तो ब्यास और रावी हो जाएगा बाड़ी दुआब। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लो एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बादाम पहाड़ जो है ना, ये आपके कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। वहाँ बादाम पहाड़ के अलावा उड़ीसा में कौन सी पहाड़ है, तो गुरु महिसानी। कौन सी है, गुरु महिसानी। ये जो पहाड़ है दोस्तों, अयस्क वाला लोखान है, ये भी आपके कहाँ होते हैं, उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करें किसकी, कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में कहा है कुद्रेमुखी पार्क। कौन सा है, केंद्रमुखी जो पार्क है ना, ये कहाँ पे आपके, तो कर्नाटक राज्य में हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? देखिए 11 की जनगणना के अनुसार क्या कह रहा है कि सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, बिहार मतलब कि भारत में। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसका कितना है, 11.30% जो है दोस्तों, ये इसका शहरीकरण दर है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितना है, 10 क्या कर रहा है, सबसे कम है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का, सॉरी सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कौन सा भारत का सबसे कम है, तो देखिए ये बिहार का 11.30 हो गया। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें अगर, इसका कितना होता है, 10.3% होता है, ठीक है। असम की दोस्तों हम बात करें अगर, तो यहाँ पे कितना होता है, 14.10% यहाँ पे शहरीकरण दर है। और उड़ीसा कितनी है, तो 16.96% है। तो आप देखेंगे सबसे कम कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम शहरीकृत यहाँ पे राज्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? देखिए आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों, आपके पास पावर दे रखा है कितना, 160 वाट का पावर दे रखा है, ठीक है। और भार हमारे पास कितना है, तो भार हमारे पास जो है वो 40 न्यूटन का भार है।
और पावर हमारे पास कितना है, 160 वाट का यहाँ पे पावर दे रखा है। टाइम हमारे पास कितनी है, तो 20 सेकंड का टाइम दे रखा है। कह रहा है कितनी ऊंचाई, यानी कि हाइट हमको पूछा जाता है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे जब हाइट निकालेंगे, जब कोई भी वस्तु को हम ऊपर ले जाते हैं ना, ऊपर पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या होता है, mgh लगता है। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही यहाँ पे काम करती है। तो पावर हम निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh बाय क्या होगा, T हो जाएगा। तो P हमारे पास कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, बराबर M की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, तो M की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 40 दे रखी है, और G हम कितना लेते हैं, 10 मांगते हैं, और H की वैल्यू हमको निकालनी है, और समय हमारे पास कितनी है, 20 सेकेंड है। तो 10 दूनी 20 यहाँ आ जाएगा, 20 से इसको काट देंगे, 20 से इसको 8 बार में काट देंगे, यानी हाइट जो होगी दोस्तों हमारे पास वो कितनी होगी, 8 मीटर की यहाँ पे हाइट हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। देखिए, अभिक्रिया श्रेणी जो आपने पढ़ा होगा, सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक दोस्तों क्या होता है, जो अभिक्रिया होता है वो होता है पोटेशियम, फिर क्या होता है सोडियम। ठीक है, उसके दोस्तों क्या होता है, अगर इसी तरह बढ़ते जाते हैं, आप नीचे में देखेंगे ना तो पारा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद चांदी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सोना हो जाएगा, सबसे नीचे क्या होगा, सोना। यानी सबसे कम जो अभिक्रियाशील में सबसे कम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिरके इनमें से कौन सा प्रमुख संगठक है, सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों, सिरके में आपको ध्यान रखेंगे जो एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। और टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग तंत्र से संबंधित नहीं है, तो उत्सर्जन से कौन सा संबंधित नहीं है, कोरोनरी धमनी है, गुर्दे की धमनी है, हेपेटिक शिरा है, और पुलोमेरी शिरा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास गुर्दे की धमनी है ये आपके पास उत्सर्जन तंत्र का उदाहरण है। पुलोमनरी शिरा ये भी आपके उत्सर्जन है, हेपेटिक शिरा ये भी आपके उत्सर्जन तंत्र है, जबकि कोरोनरी धमनी जो है ये आपके उत्सर्जन तंत्र नहीं है। तो हमको क्या प्रश्न पूछा जा रहा था, जो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो रन फॉर सन जो है ना मैराथन है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये आपके नई दिल्ली में किया गया है, रन फॉर सन मैराथन। मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो क्रोएशिया का जो प्रधानमंत्री बनाया गया तीसरी बार वो है आंद्रेज प्लेंकोविक। कौन है, आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का तीसरी बार के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। दोस्तों मई 2024 की यहाँ पे बात हो रही है, और ताइवान के राष्ट्रपति जो कौन बने हैं उनका नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है लाई चिंगते जो है, ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो 20 प्रश्नों का जो जीके था हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे मैथ्स की ओर। और ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये आपके पास बोर्ड मार्क्स का है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है। ये तो आपको हम नहीं बता देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सभी लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों आंसर आपके पास हो जाएगा वो 2230 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपके पास सवाल क्या है, ये आप देखेंगे तो ये है ए, ये है बी, आप समझ सकते हैं ए बी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट 2 इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका बराबर फॉर्मूला होता है 2 होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसी फॉर्मूला पे ये जो है यहाँ पे समीकरण दे रखा है, तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2.25 पावर 1/2 है, सरल कीजिए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, रूट अंडर होता है, यानी कि रूट करने का मतलब हुआ कि रूट अंडर 25 को निकालना है इसकी वैल्यू। आप देखेंगे इसको बनाएंगे 100 होगा, 225 से कितना होता है 15 होता है, 10 से कितना 10 होगा, कितना होगा 1.5 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। तो टोटल जो क्लेम हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा, 4000 प्लस में 400 रुपये। ठीक है, ये कितनी हो गई, 4400 रुपये आपके पास क्लेमूल हो चुकी है। ठीक है, अब कहता है कि उसको 5000 में बेच देता है, बेचा कितना में, 5000 में उसको बेच दिया। कहता है कि इसका लाभ क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप कोई चीज़ को 44 रुपये में खरीदते हैं, आप बेचते हैं 5000 में, तो लाभ कितना हुआ आपके पास, 600 का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रेमल पे होता है। तो 44 लिखेंगे यहाँ पे और 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज को निकालने के लिए। काट दीजिए आप यहाँ से, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से 22 हो जाएगा, 2 से 11 होगा, 2 से 50 हो जाएगा, यानी 50 तिया 150/11 यहाँ पे हो जाएगा। तो 11 सत्तर कितना, 77,
ये 11 गुना 13 कितना होता है 147। 143 प्लस 7 यानी कि 13.7/11 जो है आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। देखिए, जब भी लाभ होगा दोस्तों बेचने पर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेमूल निकालेंगे। तो क्रेमूल कैसे निकालते हैं, जो एसपी दे रखा है हमारे पास यानी कि 4125 दे रखा है, उसका उल्टा हम गुना करेंगे 100 कितना लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है 110। ये क्या हमारे पास क्रेमूल हो गया। अब दोस्तों इसको 18% लाभ पे बेचेंगे। तो आपको हम क्या बताए थे, जब भी कोई चीज़ लाभ पे बेचते हैं तो क्रेमूल पे बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 118/100 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये। तो दोस्तों ये 5 से कितना 22 × 110 होगा, 5 8 40, 5 दूनी 10, 25 25, 825 होगा। 5 से 2 से कितना 11 दूनी 22, 11 8 77, 75। ठीक है, और 2 से 2 5 10, 2 88 यानी कि 75 × 59 करेंगे दोस्तों। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 4425 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। आपको दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं, यदि आप हमारे पास रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं, तो आपको हम बताए थे जब भी दुकानदार आपको छूट देगा ना, वो आपको एमआरपी पे देगा। और आज ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, आपको क्लेमर पर कभी भी वो छूट नहीं देगा। जब भी देगा आपको एमआरपी पर ही छूट देगा दुकानदार। तो कितनी छूट दे रही है हमारे पास 20% छूट दे रही है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर के एक सूटकेस खरीदता है। यानी कि दुकानदार तो 20% छूट देता ही है, लेकिन जोगिंदर क्या करता है, रिक्वेस्ट करके 20% छूट और ले लेता है। तो कह रहा है कि यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो भुगतान कितना करता है जोगिंदर। देख लीजिए दोस्तों, जो हमारे पास 1200 रुपये हमारे पास है, ठीक है। तो दोस्तों 12% हमारे पास है, तो 20% छूट हुई ना पहले, तो 80 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम 20% छूट और ले लेंगे, तो फिर 80/100 कर देंगे ना। आप उसको काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा, 0 0 शून्य कट जाएगा। तो 12 8 96, 96 कितना हो जाएगा, तो 8 का 48, 4 9 8 72 4 76, 768 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको इसमें पर है कि रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, तो उसकी बहन को इतनी ही बक्से में पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो उन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, यानी कि रमा जो है ना 60 मिनट में 36 बक्स पैक करती है। 1 मिनट कितना करेगी, 36/60 करेगी, यानी कितना हो जाएगी 12 × 36, 12 × 100, 12 × 60, 3/5 हो जाएगा। और उसकी बहन जो है ना 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में कितना करती है दोस्तों, ये आपके 36 बक्स पास करती है। तो 36 हो गया, होगा ना। तो ये कितना एक बार में कितना 36/180 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उसी कहता है कि कितना समय लगेगा, तो 36 बॉक्स को पैक करने में कितना समय लगेगा, आपको यही बतलाना यहाँ पे है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो टोटल हमारे पास कितना है 36 बक्सा है, समय लग रहा है 4/5, 5 ऊपर चल जाएगा, 4 9 3 5 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर दोस्तों कितना में कर रहा है हमारे पास, तो 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी प्लस सी दोस्तों कितना कर रहा है हमारे पास 15 दिन में कर रहा है, ये भी ठीक है। और कह रहा है कि जबकि ए और सी उसी कार्य को 36 दिन में, तो ए प्लस सी कार्य को कितना 36 दिन में करेगा, ठीक है, कर देगा। तो देखिए 12 15 और 36 का क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 15 36 का एलसीएम आप लोगे दोस्तों, तो आपके पास 180 आएगा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना बार, 15 बार में कट जाएगा, ये 15 से 12 बार में कट जाएगा, और ये 36 पंचे 180 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 5 10 तो 12, 1 1 2 32 यहाँ पे हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब हम दूसरे क्या करेंगे, यदि हम ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए 15 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बी प्लस सी रखते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी हमारे पास 12 है, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो यदि ए और सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 16 में से 5 कितना बचेगा, 16 में से 5 11 बचेगा। अब क्या है कि तीनों मिलकर उसी काम को, तो 180 टोटल काम हमारे पास है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास है 11 4 15 16 है, 16 से डिवाइड कर दीजिए। यदि आप करेंगे ना तो काट पीट के जो आपके पास आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, तो 11.25 दोस्तों आपके पास दिन लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि ए जो है ना किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी जो है 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल सही है। ए अकेले 6 दिन काम करता है। पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 14 और 18 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 126 होगा। 14 कितना होता है, 26 से यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे कितना 18 से करेंगे दोस्तों, 18 7 26 से 7 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले 6 दिन में काम कर सकता है। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी हमारे पास यदि 9 है, 9 छः का कितना होगा, 54 काम कर लिया। तो हमारे पास 126 में से 54 काम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 72 काम बचेगा ना, ठीक है। और शेष कार्य को बी कितने में करेगा, तो दोस्तों बी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास है, 7 है, 7 डिवाइड कर देंगे तो 7 दे 70, 2 72 बट्टा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10 पूर्णांक 2/7 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% है। तो कुल अंक मान लेते हैं x है, उसका 72% दोस्तों कितना हमारे बराबर है, 54 के बराबर है। तो काट दीजिए, 18 × 54, 18 चौके 72, 4 से 25, 25 से कितना होगा 75, यानी x की वैल्यू जो 75, x हम क्या माने थे, वो अंक माने थे, तो 75 यहाँ पे आंसर हमारा हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 5% की कमी होती है, फिर 5% वृद्धि होती है। तो ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, -5 + 5 -5 गुना 5 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा हमारे पास, तो -25 बटे कितना होगा, 100 होगा। और इसे क्या बोल सकते हैं, 0.25 बोल सकते हैं, जो क्या होगा, नेगेटिव कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो हम थोड़ी स्पीड बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए यदि आपको लगता है वीडियो बहुत स्पीड है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, ठीक है। ये आपके हाथ में है, इतना तो आप कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत जो है ना अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवार को कितने वैध वोटों की संख्या देखिए, 56,000 वोट था ना आपके पास, ठीक है। 56,000 दोस्तों जो है ना, 56,000 में से 75% वैध मतों से विजयी हुआ और 15% अवैध था। तो वैध कितना था, 85% वैध था, ठीक है। और इसका आप क्या करेंगे, 75% निकाल देंगे। जब निकाल देंगे ना दोस्तों, ये 4 से 4 गुना कट जाएगा, 1 2 3 4 कट जाएगा। तो आपके पास अब गुना वुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपके पास आएगा वो 35,700 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना है, 364, चाल कितना है हमारे पास 52, काट दीजिए, 52 सतह 100, 364, ऑप्शन नंबर ए। राम कुल यात्रा का 4/9 भाग जो है ना बस द्वारा और 5/18 भाग जो है रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चल करके पूरी करता है। तो वो कुल दूरी कितनी तय करता है। ये प्रश्न दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे बना लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बना करके बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पता है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको हम इस टाइप के प्रश्न बनाए हैं। तो जो प्रश्न आपको हम बता देते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों से बन पाता है ये 34 का आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड है, समय दूरी कह रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है 4 गुना समय। 4 हमारे पास इतना है, समय हमारे पास 24 है, ठीक है। तो ये घंटा में कह रहा है ना दोस्तों, कितने किलोमीटर घंटा में कह रहा है, तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे 60 से, और इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड को ऐसे कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड को हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे और प्लस जो 24 है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसे काट पीट लीजिएगा। तो काट पीट लेने के बाद दोस्तों आपके पास जो आंसर आएगा वो जो आ जाएगा दोस्तों, वो 11.52 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 20 गुणक क्या कर सकते हैं, तो 7 गुना 20, एक बढ़ा दीजिए 21 बटा कितना कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 70 गुना 21, 70 गुना 21 कितना होता है, 70 गुना 21 कर दीजिए, तो 7 7 14 100, हाँ बटा 7 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से आप, 1470 संख्या कितनी है, 20 गुणक है दोस्तों, तो 20 से डिवाइड करना है हमको ना, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए। काटेंगे 214, 2 6, 2 5 10, अब 2 5 10, तो 73.5 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक कक्षा में 42 लगभग औसत वजन कितना 41 किलोग्राम है। तो योग कितना होगा, 42 गुना 41 कितना योग हो जाएगा ना, कितना होगा 1722 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 39 किलोग्राम वजन वाला लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, तो 39 बढ़ा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, तो 1761 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। पहले से उपस्थित एक लड़का का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलोग्राम गिना गया था। तो
गलती से क्या गया था ना, उसको घटा दीजिए। तो 1761 अब प्लस में कितना हो जाएगा 39 गिना 43 माइनस कितना 34 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा कि जितनी संख्या है कितना है, तो 42 एक 43 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1770 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा आपके पास, तो 43 हो जाएगा। इसे आप करेंगे तो ये आपके पास 41.16 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब अगर इसका औसत निकालने का है दोस्तों, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, सभी को आप जोड़ देंगे तो आपके पास 1500 आएगा, आएगा ना। और संख्या कितनी है, जून तक है, तो जून कितना 6 होता है, तो 6 डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास। यदि आप डिवाइड कर देंगे तो क्या 6 के 1500, तो 250 6 के 1500, 6 आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि रघु और सीता की वर्तमान आयु 17 वर्ष और 41 वर्ष है, यानी कि रघु है और सीता है, इसकी जो मतलब कि वर्तमान आयु है दोस्तों 17 वर्ष है, 41 वर्ष है। 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 बचेगा या 36 बचेगा। उसकी आयु का क्या है, तो दोस्तों आप देखेंगे 36 का कितना, 1/3 है दोस्तों 12 है ना, 12 तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु उम्र कितनी थी, 42 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 42 कितना, 2 व्यक्ति है ना, पति और पत्नी, तो 2 कितना 84 हो गया। 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष पति में और 10 वर्ष पत्नी में, तो 20 वर्ष हो गया वर्तमान आने के लिए, तो 20 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अब परिवार में पति पत्नी और बच्चा भी हो गया है। ठीक है, तो औसत 39 वर्ष है, तो 39 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 3 70, साथ में 2 3 3 9 तो 117। ठीक है, तो आप क्या पुत्र का, तो पुत्र निकाल लीजिए, 117 में से 104 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13 वर्ष बचेगा, जो पुत्र की उम्र होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पास एक रीजनिंग का सवाल है, आप देख लीजिए। पृथ्वी नीला संबंधित है, मंगल का क्या होगा, लाल होगा, होगा ना। यहाँ पे देखेंगे RSTULM, तो पहले बढ़ा फिर घटा, तो आप देखेंगे इसी प्रकार से जो आपके पास ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी है, तो देखिए STCDRS ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14 210 कैसे समझता है, देखिए 14 गुना 15 करेंगे ना 210 होगा, 16 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा 16 पंचा 80, हाथ में 8, 16 8 24, 240। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक महिला को इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है, तो उस महिला का रमन संबंध हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, पत्नी के पिता की बहन हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऋषि ने एक लड़के का परिचय कराते हुए करके उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के रूप में कराया, तो वो लड़का उसका क्या है, तो भाई है दोस्तों। अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा, तो अपने बेटे के दादा कौन होता है, अपना बेटा का दादा अपने पापा की एकमात्र बहन यानी कि बुआ, तो शीला अंकित से क्या संबंधित है, बुआ संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 45 65 90 125 180 है, तो आगे क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें जो कंडीशन बन रहा है ना, ये इसके बीच में कितना अंतर है 20 का, इसके बीच में 25 का, और इसके बीच में 35 का, इसके बीच में 55 का। ठीक है, तो आप इसके बीच में कितना का अंतर होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 5 का अंतर है ना, यहाँ पे 10 का अंतर है ना, यहाँ पे 20 का अंतर है ना, यहाँ पे 40 का अंतर हो जाएगा, तो 55 40 कितना होगा 95 का अंतर होगा, तो 180 में 95 जोड़ देंगे कितना बचेगा 9 17 1 1 2 275 होगा, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। 97 86 101 89 107 है, आगे क्या आएगा देख लीजिए। देखिए 97 6 कितना होता है 101, 101 4 कितना होता है 101 6 7 हो गया। उसी प्रकार 86 3 89, यहाँ पे 2 बढ़ाए थे 89 2 81 यहाँ पे हो जाएगा, और 106 और यहाँ पे 7 करेंगे ना, 4 तो 6 तो 8 जोड़ेंगे ना, तो 115, यानी लास्ट में 115 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में दे रखा है। यहाँ पे क्या ए बी सी डी डी ई एफ, यहाँ पे जी होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आकृति को चुनना है, ये वाली आकृति किस में दिख रही है दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से, तो ये वाली आकृति आपको यहाँ पे दिख जाएगी, है ना, यहाँ पे ये डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये वाली आकृति देखेंगे आप दोस्तों, इसका नीचे आ गया। ठीक है, इसका क्या उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में उल्टा है, तो ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कौन सी आकृति आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो इस टाइप की आकृति आएगी वही लगेगा, तो यहाँ पे आकृति कौन सी, ये होगा ये होगा ये होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये कितनी है, 4 है, ये कितनी है 3 भुजा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 6 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 भुजा है, इसमें 3 भुजा है, तो इस आगे हम 5 से गुना करते हैं, इसमें 6 से गुना करते हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 18 होगा, 30 18 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 30 18 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
15 गुना 71 84 होता है, ठीक है। 15 गुना 71 यहाँ पे क्या है 84 होता है, तो आपको कैसे डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 7 1 कितना हुआ 8, अब 5 में से 1 गया 4, 84 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों 3 2 कितना होता है 5, अब 5 में से आगे 1 कितना 51 यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सभी को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो 168 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कितना 0, 121 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा और 9 से 81 हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो दोस्तों 270 हो जाएगा। 2 से गुना कर दीजिए, कितना आपके पास 454 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे हम बढ़ते हैं, 2 7 11 है और उसके बाद 23 37 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 2 से 7 के बीच में दोस्तों क्या है ना, अभाज्य संख्या निकालना है, तो 3 और 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा ना। उसी प्रकार से 11 और किसके बीच अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो 11 और 19 के बीच में आपके पास अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 19 दे देंगे, क्योंकि आपके पास ना 2 और 7 इसके बाद 2 अभाज्य संख्या को निकालना है, तो कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे, इसके बीच में 2 अभाज्य संख्या होगी, तो 11 और 19 से रखेंगे, इसके बीच में 2 अभाज्य संख्या होगी, कौन-कौन होगी 13 और 17 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपके पास सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा 3 के साथ सी होता है, बी होगा, यहाँ पे डी होगा, तो ए सी बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों ACBD तो नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, M 13 दे रखा है, इसका मतलब M 13 हो गया, ठीक है। B हो गया और D हो गया। MBD कहाँ पे है, MBD तो है ना यहाँ पर ऑप्शन D में है। माइक, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर, किस इसका अलग चूज करना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास लाउड स्पीकर हो गया, माइक हो गया और एम्पलीफायर, ये सभी है एक है, लेकिन प्रोजेक्टर दोस्तों ये फिल्म दिखाने का काम करता है, ये अलग है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हुआ, ये जो पैटर्न है हमारे पास। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 2 6, सॉरी 2 का क्यूब प्लस 2 10 हो गया ना। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 क्यूब, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 1 2 3 4, हाँ तो 5 क्यूब प्लस 5, तो 125 है, 5 130 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो दोस्तों वो इसकी राजधानी है कोलकाता, मेघालय राजधानी कहाँ होगी, तो शिलोंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, तो दोस्तों वो कौन सा विकल्प हो जाएगा, कविताओं की एक पंक्ति मुझे दीजिए, यही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों की असंगत है, तो कौन सा यहाँ पर असंगत हो जाएगा दोस्तों, तो ये ध्वंस और विध्वंस जो है ना, ये क्या है, असंगत है, बाकी सभी क्या है तो असंगत दे रखे हैं, ठीक है। ध्वंस और विध्वंस दोस्तों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा रहा था, ये उल्टा नहीं है इसलिए अलग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तमाता शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, तो इसका होगा दोस्तों सेना जो है ना, ये अनिक का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाता है। वह जल्दी चला गया, डैश ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों ये उचित विकल्प क्या हो जाएगी, ताकि। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का अर्थ बतलाना है आपको, भई गति सांप चुचुंदर जैसी, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो दुविधा में पड़ना। ये आपके पास गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ को दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और 69 का जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, तो परिश्रम शब्द जो है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। इसका दोस्तों आपको सिनोनिम्स बताने किसका, कॉन्साइटेड का, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स होगा एरोगेंट। फोयर का आपके पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कौन सा, लॉबी हो जाएगा। चिवेलरस का दोस्तों एंटोनिम्स आपको बतलाना है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा। और सौगी का आपको एंटोनिम्स बताना दोस्तों, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे बोलते हैं एविस ड्रॉपर, ठीक है। ये आपके पास काउच पोटैटो, इसका जो है ना एडियम्स यानी कि मुहावरा बतलाना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, ठीक है। ये आपके पास इडियम है पाइप ड्रीम, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है ए ड्रीम फॉर आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। अगला प्रश्न आपके पास है, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यू हैड बेटर नोट टू ट्राई यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास ये ध्यान से इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो 79 का आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 80 का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग फटाफट जो है कंप्यूटर को देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का क्यू हो जाएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सी हो जाएगी? टच स्क्रीन है। और बी का पी हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है आपके पास रोम हो जाएगा। और सी का एस हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस क्या है आपके पास? फ्लैश मेमोरी। और आउटपुट का प्रिंटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दे रखा है? तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है, बाकी अन्य सभी सही हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्द को किसमें मापते हैं? तो दोस्तों ये आपको मापते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एआई डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगी? टेप ड्राइव हो जाएगी। इनमें में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है यहाँ पे? डिजिटल कैमरा नहीं है। कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है दोस्तों? तो गलत आपके पास जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक सवाल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर नंबर 16 हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग डिबगिंग कहते हैं। 89 का दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और 90 का दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। प्रोग्राम और क्लास के बीच में डाटा को अंतरित करना निम्नलिखित से किसका संभव है? तो दोस्तों ये जो संभव हो पाता है वो आपके गुण होते हैं। फॉरबेटन क्या है दोस्तों? फोर्ट्रॉन जो होता है, फोर्ट्रॉन वो दोस्तों क्या होता है आपके पास? तो एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। 93 का दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 का दोस्तों बात करें अगर तो वो कितना हो जाएगा? ए, यानी कि मेल मर्ज हो जाएगा। 95 बस लिंक 19 है, तो इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? 95 का तो ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। और एम एस पावर पॉइंट 10 में स्लाइड शो जो मेनू है इसमें रिलेशन कितना होता है? ये कितना होता है दोस्तों आपके पास? तो ऑप्शन नंबर ए इतना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? आमुख पृष्ठ कहते हैं, होम पेज कहते हैं। एंड नोड बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 10 मॉडरेटर डिमोडरेटर का कार्य क्या होता है? आप सभी को बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।